Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start another very important chapter. The name of the chapter is Human Capital, Education, Health, and Economic Development. What does it mean when someone says human capital? क्या आता है आपके जहन के अंदर ह्यूमन कैपिटल के हवाले से? याद रखें, कैपिटल से मुराद वो सिर्फ और सिर्फ वो सरमाया नहीं होता जो हम बिजनेस में लगाते हैं, बल्कि ह्यूमन कैपिटल इंक्लूड द स्किल्स, द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस possessed by an individual or populations viewed in terms of their value or cost to an organization or country. If you people have skills, knowledge and experience, so you can say कि you have human capital, कि आपके पास human capital है, आपके पास वो skills हैं, आपके पास knowledge है, आपके पास experience है. और ह्यूमन कैपिटल आप ये देखेंगे किसी भी कौम का बहुत बड़ा सरमाया होता है. अगर आपके पास अच्छी हेल्थ है, अच्छी एजुकेशन है, अच्छी स्किल्स है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कोई भी किसी भी मुसीबत को ऑटो रिन्यूअल कर सकते हैं, उसका मुकाबला कर सकते हैं. जैसा कि आप इसकी एग्जांपल देखें कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी जापान के में तकरीबन हर 3 साल के बाद कोई ना कोई सुनामी या बड़ा कोई तूफान आता है और बड़ी तबाही मचा के जाता है, लेकिन वो दोबारा अगेन वो सस्टेन हो जाते हैं, मुकाबला करते हैं. ठीक है, तो ऑटो रिन्यू करते हैं. तो ये भी एक ह्यूमन कैपिटल रखने वाली जो कॉम्स होती है ना, जिनके पास स्किल्स, नॉलेज, एजुकेशन, हेल्थ अच्छी होती है, तो वो एक उनके पास एक ह्यूमन कैपिटल की तरह होता है कि जिसके साथ वो आगे जाकर दोबारा वो सस्टेन हो सकते हैं, ऑटो रिन्यू कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर. ह्यूमन कैपिटल बहुत अहमियत काम है पूरी दुनिया के अंदर. जो कौमें पढ़ी लिखी हैं, नॉलेजेबल हैं, स्किल्स हैं, एक्सपीरियंस रखती हैं, वही कौमें दुनिया के अंदर तरक्की करती हैं और वो उनकी वैल्यूज कंसीडर होती है. ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की या मुल्क की ऑर्गेनाइजेशन की. इस तरह अगर उनकी किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास अच्छी टीम है, द टीम हैज गुड नॉलेज, एजुकेशन, एक्सपीरियंस एंड दे आर हेल्थी, तो वो ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रोडक्टिविटी जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बढ़ा सकती है एज कम्पेयर अदर. ठीक है, तो ह्यूमन कैपिटल क्या है? ह्यूमन कैपिटल बेसिकली किसी भी इंडिविजुअल की स्किल्स है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है और इन एडिशन उसकी हेल्थ है. वो किसी एक शख्स की हो या पूरी कौम की हो. ठीक है, इसको हम हम इस तरह इसको देखते हैं कि उसकी कौम की या उस ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज क्या हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन की हो या उस मुल्क के वाले से. समझ आइए ह्यूमन कैपिटल की समाविया? यस सर. जब इस स्लाइड्स यस मुकम्मल हो सर, जाए, आगे समझ. जब मैं आपसे पूछूं एनी क्वेश्चंस, तो आपने मुझे फीडबैक कर देना है कि सर अब क्लियर है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलें. ओके सर. अच्छा, अब आ जाए ह्यूमन कैपिटल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ. जैसे पिछली स्लाइड्स में मैंने बताया, हेल्थ इज अ काइंड ऑफ ह्यूमन कैपिटल एज वेल एज एन इनपुट टू प्रोड्यूसिंग अदर फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल. Being unhealthy depresses the ability to work productively. These mechanisms imply that worse health implies lower income. ठीक है, जैसे दूसरे ह्यूमन कैपिटल की हमने बात की, हमने एजुकेशन की बात की, हमने स्किल्स की बात की, हमने एक्सपीरियंस की बात की, तो हेल्थ भी जो है ना, वो इज अ काइंड ऑफ ह्यूमन कैपिटल है. ठीक है, अगर आपकी इफ यू पीपल आर हेल्दी, तो क्या होगा कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी मुल्क के लिए प्रोडक्टिविटी ला सकते हैं, एक जो है वो एक अच्छी इनकम का सबब बन सकते हैं. और खुदा न खास्ता अनहेल्दी जो कौमें होती हैं या अनहेल्दी लोग होते हैं, वो उनकी उस हेल्थ की वजह से क्या हो सकता है कि लोअर इनकम जो है वो का एक सबब बन सकते हैं, उसकी प्रोडक्शंस कम हो सकती है और बहुत सारे मामला इफेक्ट कर सकते हैं. बस सिंपली ह्यूमन कैपिटल जो है, उसकी जो हेल्थ भी जो है ह्यूमन कैपिटल की ही काइंड है, उसकी एक किस्म है. जो क्या करते हैं, हेल्थी लोग जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छी प्रोडक्टिविटी ले आते हैं, इनकम बढ़ जाती है, और जो अनहेल्थी लोग होते हैं वो लोअर इनकम का सबब बनते हैं. क्लियर? यस सर. यस सर, क्लियर. अच्छा, अब आगे आ जाए कि डेवलपमेंट ह्यूमन कैपिटल. अच्छा, ये कहता है कि इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ इंक्रीजेज द रिटर्न टू इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन.
ठीक है, अगर आप हेल्थ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो आपकी एजुकेशन की में भी एक किस्म का उसका रिटर्न मिलेगा। ठीक है, लोग हेल्दी होंगे तो लोग एजुकेशन की तरफ भी जाएंगे। ठीक है, अच्छी एजुकेशन हासिल करेंगे। और इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन इंक्रीजेज द रिटर्न टू इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ। और अगर एजुकेशन में आप अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे तो उसका रिटर्न आपको हेल्थ की सूरत में मिलेगा। लोग एजुकेटेड होंगे तो वो अपनी हेल्थ को भी बेहतर रखेंगे, क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनको पता होता है अपनी सेहत के मामलात के हवाले से कि वो अपनी सेहत के मामलात को उन्हें कैसे लेके चलते हैं। ठीक है, तो दोनों इफेक्ट्स को याद रखें कि अगर लोग हेल्दी होंगे तो वहाँ पर एजुकेशन का म्यार भी अच्छा होगा, और अगर एजुकेशन में जो वहाँ की कौमें अपनी इन्वेस्ट करेंगी तो क्या होगा कि वहाँ की कौमों की सेहतें भी अच्छी होंगी। जैसे कि जापान की मैं अक्सर आपको मिसाल देता हूँ कि जापान में 99.9% जो है वो लिटरेसी रेट है, और वहाँ पर जो सेहत है, सेहत का म्यार भी देख लें कि वहाँ पर 100 साल से ऊपर भी जो लोग होंगे उनको वो भी आपको हेल्दी नजर आएंगे। ठीक है, तो हेल्थ और एजुकेशन वाइस वर्सा है। हेल्थ होगी, अच्छी एजुकेशन होगी, एजुकेशन अच्छी होगी तो अवेयरनेस के साथ आपके हेल्थ के मैटर्स भी अच्छे चलेंगे। अगर ह्यूमन कैपिटल हेल्थ के हवाले से आप देख रहे हैं तो क्या है, एक हेल्दी पर्सन एक अच्छी प्रोडक्शन का सबब बन सकता है, एक अच्छी इनकम का सबब बन। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Clear. अच्छा, अब अगले उस पर नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाएं। ये कहता है कि हेल्थ एंड एजुकेशन आर इन्वेस्टमेंट्स इन ह्यूमन कैपिटल टू इंप्रूव लेबर प्रोडक्टिविटी। If you are related with any industries, you are doing some manufacturing or doing some producing there, और क्या है कि आपके पास बहुत सारे लेबर्स हैं जो मिलके काम करते हैं, और उससे उनके काम करने से प्रोडक्टिविटी बढ़ती भी है, और काम के कम होने की वजह से प्रोडक्टिविटी कम भी होती है। अब व्हाट यू आर डूइंग, आप यू आर इन्वेस्टिंग द मनी in health and education of your labor for the purpose to increase the productivity of the organizations। अगर क्या है कि अब लेबर जो है वो हेल्दी होगी, ये किसने स्लाइड चेंज की है? अगर जो लेबर जो है वो एजुकेटेड होगी, हेल्दी होगी तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, जाहिर बात है एक अनस्किल्ड अनएजुकेटेड लेबर, अनहेल्दी लेबर जो काम करेगी उससे ज्यादा काम कौन कर सकता है? हेल्दी लेबर्स कर सकती है जो एजुकेटेड भी होगी और हेल्दी भी होगी। तो वो ये कह रहा है कि अगर आप ह्यूमन कैपिटल के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं और आप एजुकेशन और हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं तो लेबर की प्रोडक्टिविटी को आप काफी तो बेहतर कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल इज अ मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, जो ह्यूमन कैपिटल को अगर आप में इन्वेस्ट करेंगे तो वो आपकी ज्यादा डिटर्मिनेंट है ग्रोथ और डेवलपमेंट के वाले से, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल मैंने आपको बताया कि एजुकेशन, स्किल्स, एक्सपीरियंस के साथ साथ हेल्थ फैक्टर भी काउंट करता है। तो अगर आप ये क्या कर रहे हैं, एजुकेशन और हेल्थ दोनों इंप्रूव कर रहे हैं, इट मीन्स कि यू आर मूविंग योर ऑर्गेनाइजेशन और कंट्री टुवर्ड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, और अगर जाहिर बात है पूरी दुनिया का एक आप देखें कि एजुकेशन और हेल्थ अगर इम्प्रूव नहीं होगा तो कभी भी वो उस मुल्क की या उस ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ और डेवलपमेंट इतनी ज्यादा तेजी के साथ नहीं हो पाएगी। क्लियर? कोई क्वेश्चन है तो पूछें। Yes. No, sir. No, sir. Next slide पे चलें। अच्छा जी, अब ये है अगेन उसी नेक्स्ट स्लाइड है। इकोनॉमिक ग्रोथ वुड नॉट लीड टू सब्सटेंशियल इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इन चिल्ड्रन एजुकेशन एंड हेल्थ। ये तो वैसे अब अमूमी तौर पर देखने में आया है कि अगर मुल्कों के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ हो भी रही है ना, तो वो इतनी सब्सटेंशियल इंक्रीज नहीं हो रही है कि चिल्ड्रन की एजुकेशन और हेल्थ के हवाले से। ठीक है, हालांकि ये आपको बता दिया गया है कि जब हेल्थ और एजुकेशन यानी कि ह्यूमन कैपिटल बढ़ेगा, ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट होगी तो प्रोडक्टिविटी में इजाफा होगा, ग्रोथ में इजाफा होगा। तो उसने एक बात बताई कि अमूमी तौर पर इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रही है लेकिन इतना सब्सटेंशियल चेंज नहीं आ रहा, सब्सटेंशियल इंक्रीज नहीं आ रही इन्वेस्टमेंट में चिल्ड्रन की एजुकेशन और हेल्थ के हवाले से। जबकि बेटर एजुकेटेड मदर्स टेंड्स टू हैव एजुकेटेड एंड हेल्दी चिल्ड्रन, कि वो कहता है कि अगर पढ़ी लिखी माएँ होंगी तो वो बेहतर और हेल्दी, एजुकेटेड और सेहतमंद बच्चों को की तरबियत का और उनको सेहतमंद बनाने का एक जरिया बन सकती हैं।
यानी कि जो पढ़ी लिखी माएँ होती हैं वो अपने बच्चों को ज़्यादा तालीम की तरफ और सेहत की तरफ ले जा सकती हैं। मार्केट फेलियर इन एजुकेशन एंड हेल्थ रिक्वायर्स पॉलिसी एक्शंस। वो कहते हैं कि जो मार्केट फेलियर हो रही है ना एजुकेशन और हेल्थ यानी ह्यूमन कैपिटल के अंदर, उसके लिए एक पॉलिसी एक्शन की ज़रूरत है कि अगर आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो आपको हेल्थ और एजुकेशन ह्यूमन कैपिटल की तरफ जो है बहुत तवज्जो करनी चाहिए। लोगों की सेहत और लोगों की तालीम की तरफ ज़्यादा तवज्जो करनी चाहिए। आप देखें जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, कोई भी आप उठाकर देख लें, जो वहाँ पर जो मेन फोकस वो उनका क्या होता है, वो एजुकेशन और हेल्थ पर ज़्यादा अपना फोकस करते हैं और उन्हीं को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। अब तो ये एजुकेशन से भी लोग आगे जा रहे हैं, रिसर्चेस हो रही हैं, नई नई चीज़ें डेवलप हो रही हैं। हमारे पास जो चीज़ें कई कई सालों के बाद आती हैं, वो चीज़ें पता नहीं कब कितना अर्सा पहले जो है वो लोग यूज़ कर चुके होते हैं। ठीक है ना? तो आप ये देखें कि इसकी छोटी सी मिसाल देखें कि अली बाबा जो है वो कब बनी, मतलब और हमारे यहाँ जो इंटरनेट का रुझान कब पैदा हुआ। तो ये एक बहुत बड़ा वो है कि हम हमारे अंदर भी वो हमारी जो लीडर्स हैं उनके अंदर भी ये चीज़ें पैदा होनी चाहिए कि इंटरनेशनली तौर पर जो चीज़ आ गई है तो हमें भी फौर तौर पर उसको फॉर पिक करना चाहिए और अपनी एजुकेशन और अपने डिसीजन में उसको शामिल करना चाहिए। जो जो नई एडवांसमेंट आ रही है वो हमें फौरी तौर पर उसको अप्लाई करना चाहिए और अपनी एजुकेशन का उसको हिस्सा बनाना चाहिए। वो कहता है कि अगर ह्यूमन कैपिटल के अंदर एजुकेशन और हेल्थ के हवाले से क्या चाहिए आपको, व्हेन वी टॉक अबाउट टू इम्प्रूव ह्यूमन कैपिटल वी आर रिक्वायर्ड पॉलिसी एक्शन इन दिस मैटर। अदरवाइज क्या है कि देयर चांसेस ऑफ मार्केट फेलियर्स देयर, कि वो मार्केट फेलियर्स के चांसेस एग्जिस्ट करते हैं। एनी क्वेश्चन? यस सर। सर ये लास्ट वाला पॉइंट नहीं समझ आया, मार्केट फेलियर इन एजुकेशन एंड हेल्थ रिक्वायर्स पॉलिसी एक्शन। हाँ, अभी देखिए ना कि वो बता रहा है कि अगर मार्केट फेलियर ह्यूमन कैपिटल के हवाले ही एजुकेशन और हेल्थ की हम बात कर रहे हैं, तो बेसिकली ह्यूमन कैपिटल की हम बात कर रहे हैं। ह्यूमन कैपिटल की हम बात कर रहे हैं, वो कहता है मार्केट जो को अगर फेलियर होने से बचाना है ना, तो आपको एक पॉलिसी एक्शन करना पड़ेगा। मार्केट फेलियर कैसे होगी कि आपका लिटरेसी रेट डाउन जाएगा और मुल्क के अंदर जो है वो हेल्थ वो हेल्थ भी इम्प्रूव नहीं हो रही। तो जब ये दो सूरत हाल होती है, इट मीन्स क्या हो रहा है कि आपकी ह्यूमन कैपिटल की मार्केट फेलियर की तरफ जा रही है। उसके लिए वट यू नीड टू डू, यू नीड टू डू पॉलिसी एक्शंस। आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक पॉलिसी एक्शंस टू स्टॉप द मार्केट फेलियर्स देयर। वो कैसे होगा? व्हेन यू विल इंप्रूव योर एजुकेशन एंड हेल्थ, यू विल मोर इन्वेस्ट इन ह्यूमन कैपिटल देयर। तो क्या होगा, जो पॉपुलेशन लोग हैं उनकी एजुकेशन और हेल्थ बेहतर होगी तो प्रोडक्टिविटी में इजाफा होगा। ओके सर, थैंक यू, आगे समझ। अच्छा, अब ये देखें डिटरमिनेंट्स ऑफ एजुकेशन डिमांड। वेज और इनकम डिफरेंशिएशनल पेड टू वर्कर्स विद वेरियस लेवल ऑफ एजुकेशन। पूरी दुनिया के अंदर जहाँ भी एम्प्लॉयज़ को या वर्कर्स को पेमेंट की जाती है तो वो उनके एजुकेशन लेवल्स की वजह से की जाती है। कम पढ़े लिखों की तनख्वाह कम होती है, ज़्यादा पढ़े लिखों की तनख्वाह ज़्यादा होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन फाइंडिंग अ जॉब इन द फॉर्मल सेक्टर। तो प्रोबेबिलिटी कहते हैं कितने परसेंट चांसेस सक्सेस के हैं और कितने परसेंट चांसेस फेलियर्स के हैं, कितने परसेंट चांसेस जॉब के हासिल करने के हैं और कितने परसेंट जॉब के हासिल ना करने के चांसेस होते हैं। तो वो डायरेक्ट प्राइवेट कास्ट ऑफ एजुकेशन का वो बता रहा है कि जो हम ट्यूशनिंग लेते हैं या काउंसलिंग लेते हैं या जो ट्रेनिंग्स ले रहे होते हैं प्राइवेट तौर पर, वो उसकी डायरेक्ट कॉस्ट होती है। इनडायरेक्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, दैट इज फॉरेन इनकम, फॉरगोन इनकम। अब ये इसमें आप ये देखें कि वो एजुकेशन के की डिमांड के हवाले से बता रहा है कि पूरी दुनिया के अंदर जहाँ भी लोग काम करते हैं उनको जो भी पे और सैलरीज वगैरह मिलती है वो किसकी बेसिस पर मिल रही होती है, उनकी एजुकेशन की बेसिस पर मिल रही होती है। ठीक है, एजुकेशन की बेसिस पर मिल रही है तो प्रोबेबिलिटी के चांसेस किस सूरत में मुमकिन है, जब व्हेन एवर द पीपल हैव अ गुड एजुकेशन देयर एंड दे आर हेल्दी एज वेल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस के चांसेस कब कैसे हो सकते हैं, जब वो लोग हेल्दी हों और एजुकेटेड, मतलब एजुकेटेड हों तो वो अच्छी जॉब्स फाइंड आउट करने में आसानी होगी। वो कहता है कि प्राइवेट जो डायरेक्ट प्राइवेट कास्ट एजुकेशन की है ना, वो जाहिर बात है ट्यूशन और दूसरी चीज़ों से बढ़ रही है फीसिस की सूरत के हवाले से। तो इनडायरेक्ट अपॉर्चुनिटी कास्ट ऑफ एजुकेशन, फॉरगॉन इनकम। फॉरगॉन इनकम क्या हो सकती है?
जी समा भी हो। सर आप बताएं। देखो, एक डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी होती है, एक इनडायरेक्ट अपॉर्चुनिटी होती है, ठीक है। और मिसाल के तौर पर जिस तरह आप एक डायरेक्ट एजुकेशन ले रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाकर, और एक इनडायरेक्ट अपॉर्चुनिटी क्या है कि आप प्राइवेट तौर पर कोई एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं। तो मैं जी बोल रहे हैं। सर फॉरगॉन इनकम वो होती है कि आप के जितनी आपकी इनकम आ रही है और जितनी आप अचीव कर सकते हो उनके दरमियान जो डिफरेंस है उसे फॉरगॉन इनकम कहते हैं। हाँ, वही तो देखे ना। एक मैक्सिमम इनकम जो जी इनडायरेक्ट अपॉर्चुनिटी मैंने जो, हम उसी से इनकम की तरफ आएंगे ना। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जी अपॉर्चुनिटी है वो आपकी एजुकेशन के हवाले से ले लें, या सेहत के हवाले से ले लें, या आपकी जॉब के हवाले से ले लें, ठीक है। तो उस जब आपने वो एक एजुकेशन के म्यार को, अपने लेवल को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस अपॉर्चुनिटी का उसको अवेल किया, अब नाउ यू हैव अ गुड जॉब। उसमें फॉरगॉन इनकम यही है जो अभी इन्होंने बताया, कि जो आपकी मिनिमम और मैक्सिमम जो इनकम का जो डिफरेंस है ना, उसको फॉरगॉन इनकम बेसिकली कहते हैं। अब क्या है कि आप अपनी जो एजुकेशन की जो डिमांड कैसे बढ़ रही है, जब आपको पता चल रहा है कि आपको एजुकेशन आपको एक अच्छी जॉब की तरफ लेके जाएगी, एजुकेशन आपकी इनकम में इजाफा करेगी, एजुकेशन होगी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस के चांसेस आपके ज़्यादा हैं। एजुकेशन के लिए अगर आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कॉस्ट भी पे करनी पड़ रही है तो आप पे करें। अगर आपको एजुकेशन के हवाले से कोई फॉरगॉन इनकम भी यूटिलाइज करनी पड़ रही है उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए, मिसाल के तौर पर लोग क्यों बाहर से जाकर हायर एजुकेशन हासिल करते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी इनकम का एक हिस्सा वो सेव करते जाते हैं, और फिर उस दोबारा क्या करते हैं, उस अपॉर्चुनिटी पर वो लगाते हैं, ताकि वो उनकी ज़्यादा से ज़्यादा उनको तालीम मिले, और वो तालीम हासिल करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर अंदाज में अपनी सर्विसेज को डिलीवर कर सके। हाँ, पूछें, कोई क्वेश्चन है तो। नो सर कोई क्वेश्चन नहीं है। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन क्या हो सकता है? देखिए, अभी हमने बात की फॉरगॉन इनकम की। आप अपनी इनकम के जो एक हिस्से को जो अपने एक्सपेंस यूटिलाइज करने के बाद सेव कर रहे हैं, और उसको आप ह्यूमन कैपिटल की तरफ लगा रहे हैं। ह्यूमन कैपिटल पर लगा रहे हैं तो क्या हो, आपको रिटर्न क्या मिल रहा है? अगर आप भी ये बायोमेडिकल में आपकी इंजीनियरिंग हो जाती है, उसके बाद आप फर्दर हायर एजुकेशन हासिल कर लेते हैं, तो आप जब जॉब करेंगे तो क्या मिलेगा? यू विल हैव अ हायर फ्यूचर इनकम देयर फ्रॉम देयर। यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एजुकेशन से क्या मिल रहा है कि आप अपनी डिग्री को, अपनी फर्दर एजुकेशन हासिल करने के बाद एक ऐसी पोजीशन हासिल कर रहे हैं जॉब के वाले से, जहां पर आपको आपको हायर फ्यूचर इनकम मिलेगी। और अगर आप क्या करते हैं, ग्रेजुएशन करके या ये मास्टर्स करके लेंगे, जॉब ले लेते हैं, तभी भी आपको इनकम तो मिलेगी, लेकिन वो शख्स जो एमएस या एमफिल या पीएचडी करने के बाद ही सर्व कर रहा है, तो वो उसको रिटर्न ज्यादा मिल रहा है। अब समझ आ रही है कि आपने ह्यूमन कैपिटल के अंदर जितना इन्वेस्ट किया, आपको फ्यूचर इनकम उसी की बेस पे बन रही है। आपने तालीम जितनी हासिल की, आपकी फ्यूचर इनकम उसी की बेस पे बन रही है। आपने जितने अपनी हेल्थ के हवाले से अपने आप को मेंटेन रखा, आपको उतनी ही ज्यादा प्रोडक्टिविटी कर सकते हैं, उतनी ही अच्छी जॉब पर आप जा सकते हैं। अब आपको पता है कि कहीं भी आपकी अपॉइंटमेंट होती है तो प्रॉपर उसको मेडिकल चेकअप करवाते हैं, मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक फिर जब वो अप्रूव हो जाती है और फिर वो अपॉइंटमेंट लेटर इशू करते हैं। तो दोनों चीजें आपके लिए इंतहाई जरूरी हैं। जहां पर तालीम है वहां पर आपकी सेहत का भी है, लेकिन आप देखें दोनों से आपको रिटर्न मिल रहा है फ्यूचर हायर इनकम के हवाले से। अच्छी तालीम है, तभी भी आप फ्यूचर अच्छी इनकम ले रहे हैं, अच्छी सेहत है तो आप वहां पर अपनी अच्छी प्रोडक्टिविटी दे रहे हैं, तभी भी आपकी इनकम में इजाफा होगा। हाँ जी, यहाँ तक पूछें, कोई क्वेश्चन है तो। नो सर। सर कुछ स्टूडेंट्स का टीम ये मीटिंग ज्वाइन नहीं हो रही सर, वो ज्वाइन नहीं हो लिंक रही? शेयर कर रहे हैं तो डाउनलोड की ऑप्शन आ रही है। नहीं नहीं, यहाँ पर तो जिसका मेरे पास आ रहा है वो एडमिट होते जा रहे हैं यहाँ पर। ये वही लोग होंगे जो लेक्चर लेते ही नहीं डाउनलोड होके फिर सर सबा गुल का नहीं ज्वाइन हो रहा। सभाकुल को फिर आप ज्वाइन करा लीजिएगा अपने चैनल पर।
सबकुल का तो ज्वाइन हो, बाकी सबका हो रहा है, तो वो ये वीडियो अभी तो रिकॉर्ड हो रही है ना जी, ये फिर उसको उनको शेयर कर लीजिएगा उनसे लेक्चर की। ओके सर। ठीक है, जाहिर है कुछ चांसेस तो होते हैं ना इस तरह की सिचुएशन के अंदर के कुछ लोग जो रूरल एरिया स्कटेड एरिया से उनको सिग्नल्स का कोई इशू तो आता है, जाहिर बात है। अब आप ये देखें ना, पासवर्ड भी उन्होंने चेंज कर दिया SMCR जी साहब ने, सर। लेकिन अभी तक कनेक्टिविटी का इशू आ रहा है MST में। तो इस तरह के सिचुएशन के अंदर हमें हैंडल करना आना चाहिए ना, मैनेज करना आना चाहिए। अच्छा, द एजुकेशन जेंडर गैप क्या हो जी सकता है? अभी देखो कोई आप लोगों का फीडबैक नहीं आ रहा किसी किस्म का भी। सर इतनी देर बाद आपकी आवाज आ रही है, देखिए जी अभी डिस्टॉर्शन सर। शुरू हुआ। ये किनको आवाज इतनी देर बाद आई है? सर ये सर ये हम ये कह सकते हैं कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन फीमेल्स के लिए डिफरेंट और मेल्स के लिए डिफरेंट। कुछ एरियाज में फीमेल्स को एजुकेट नहीं किया जाता, वो घर के कामकाज में ही रह जाती हैं। और सर मतलब एक क्वालिटी एजुकेशन जो होती है वो उनको नहीं मिलती सर। तो ये अकॉर्डिंग टू द जेंडर डिफरेंस, कुछ लोग कहते हैं कि बाहर कैसे जाएंगे और कैसे एजुकेशन लेंगे, इस वजह से वो एक जो कमी रह जाती है एजुकेशन में फीमेल्स की। या कहीं पे ऐसा होता है जहाँ पे बहुत मतलब ना हेलो। मेल्स को ना फीमेल्स को सही से प्रोवाइड की जा रही होती है। वालेकुम सलाम। ये कौन है अभी? पता नहीं सर। अरे शामिर की आवाज से मुझे लगता है माइक म्यूट करना भूल गया। देख लो, ये लेक्चर यहाँ पर एडमिट हुए हैं और वहां पर कहीं और कन्वर्सेशंस में लगे हुए हैं। नहीं सर, प्रॉब्लम ये है कि वकार असलम को इशू आ रहा है, तो वो सर ने वकार वकार की कॉल आई रही थी, वकार कहता मुझे बता दो ये क्या मसला है। म्यूट करें सारे अपने ना, ये म्यूट करें। आपको पता भी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है सर, ये उस पे जाएगी, किसी की आवाज ना आए। अच्छा, द एजुकेशन जेंडर गैप देखें, जो LDCs होते हैं, LDCs कहते हैं लोअर डेवलपमेंट कंट्रीज, वहां पर जो फीमेल की एजुकेशन का जो एक लेवल है ना, वो कम है एज कम्पेयर मेल। इसको हम कहते हैं जेंडर गैप। जेंडर कहते हैं मेल और फीमेल, और गैप कहते हैं कि आप एक जेंडर को, मतलब मेल्स को आप प्रेफर कर रहे हैं एजुकेशन के वाले। आज भी हमारे आप देखें एशियन कंट्रीज के अंदर ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं। लोग जो है वो मेल्स की तालीम को ज़्यादा प्रेफर करते हैं और फीमेल्स की तालीम को कम प्रेफर करते हैं। लेकिन आप ये देखें कि अगर हम ह्यूमन कैपिटल की बात करते हैं, माँ के पास अच्छी तालीम नहीं, फीमेल के पास अच्छी तालीम नहीं होगी, कल को जब वो एक मदर का रोल अदा करेगी, तो वो कैसे अपने बच्चों को सेहत और एजुकेशन के म्यार को बेहतर बनाने के लिए अपने कोई रोल अदा कर सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ें एक बहुत बड़ा अलमिया है जो हमें समझनी भी है और आगे लोगों को समझानी भी है। द रेट ऑफ रिटर्न ऑन एजुकेशन इज हायर फॉर फीमेल देन मेल, हमने डिस्कस कर लिया। फीमेल एजुकेशन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड लोअर फर्टिलिटी। अगर फीमेल की एजुकेशन है ना वो अच्छी होगी, तो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और लोअर फर्टिलिटी के मसाइल भी कम होंगे। अब देखें, अगर आप तो खैर अभी इतनी ज़्यादा रिसर्चेज और इन चीज़ों की तरफ आए नहीं, मैंने आपको अक्सर बताया है कि अगर आप ये इनकी रिपोर्ट्स पढ़े ना, जो हमारे नेशनली और इंटरनेशनली हेल्थ के हवाले से रिसर्चेस कंडक्ट करते हैं और उनकी जो है वो रिपोर्ट्स को शाया करते हैं, तो आप हैरान हो जाएं कि हमारे मुल्क के अंदर फर्टिलिटी रेशियो क्या है, रिप्रोडक्टिव में क्या 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 प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, और इसके अलावा हमारे यहाँ ये जो बच्चे की जो है वो माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से, और जो पैदाइश के इन्फेंट जो है वो लाइफ और डेथ की क्या रेशियोज हैं। तो ये इसकी बड़ी वजूहत क्या हैं कि तालीम का ना होना और सेहत की फैसिलिटीज़ का प्रॉपर तौर पर ना होना। तो जब ये दो चीज़ें नहीं हैं, तो आपके जहन में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि ह्यूमन कैपिटल की कमी है वहाँ पर। अच्छा, एजुकेटेड मदर्स रेज एजुकेटेड चिल्ड्रन। जो एजुकेटेड मदर्स होंगी वो क्या करेंगी, वो बच्चों की तालीम और जो है वो सेहत को बेहतर बना सकेंगी। फीमेल एजुकेशन हेल्प्स ब्रेक्स द वेरियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी एंड इनएडुकेट स्कूलिंग फॉर वुमेन। एक तो ये प्लीज, मैंने अगेन कहा, अभी भी आवाजें आ रही थी, फैमिली में आप बैठे हैं, ये इसकी आवाज माइक को बंद रखें, ताकि जो है वो ये चीज़ें ऐसी चीज़ें रिकॉर्ड्स की तरफ ना जाएं, और फिर जब उसमें हम उसको उस पर डालेंगे तो फिर सब लोग सुनते हैं। बताएं जी क्या है इसका मतलब।
देखिए जो फीमेल एजुकेशन जिसके पास अच्छी होगी ना वो क्या सर कर सकती है। सर क्योंकि कौन बोल रहे हो? हाँ बोलो 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 सलवा। सब। सर वो कह रहे हैं कि फीमेल एजुकेशन जो है वो जैसे है कि एक माँ होती है उससे एक कौम को ही पढ़ाई होती है, तो सर वो कह रहे थे एक साइकिल ब्रेक होगा कि जब एक मदर एजुकेटेड होगी वो अपने जो इन्फेरेंस है या अपने बच्चे हैं उनको अच्छे तरीके से रेस कर सकेगी, और मतलब उनको हेल्थ के हिसाब से भी ज्यादा इश्यूज नहीं होंगे और वो आगे उनकी एजुकेशन के लिए भी काम करेगी। तो इस तरह से जनरली एक जो लाइफ का वो लाइफ की क्वालिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें दो एक चीज देखें कि एक तो जो पढ़ी लिखी सर जो फीमेल होगी ना। हाँ जी बोलें। सर एज लाइक कायदे आजम साइड तो मुझे बेहतरीन माए दो, मैं तुम्हें बेहतरीन कौम दूंगा, तो ऑब्वियसली जो फीमेल एजुकेशन होगी वो हर लिहाज से ना जो एक स्टैंडर्ड है इकोनॉमी का वो इंक्रीज कर देगी। जी जी। फीमेल एजुकेटेड होंगी ना तो सबसे पहले तो क्या होगा आप देखें कि इस वक्त जो हमारा एक फाइनेंशियली साइकिल है ना वो अकेले एक शख्स से कि काम करने से नहीं चल पा रहा है। उसकी वजह क्या है क्योंकि एक जो शख्स इनकम कमाता है जब खाने वाले ज्यादा होते हैं तो माशी तौर पर हम वो उसको स्ट्रेंथन होने के बजाय वीक हो रहे होते हैं। पढ़ी लिखी माँ होगी तो जॉब कर सकती है, इस पॉवर्टी साइकिल को तोड़ने में आपकी हेल्प आउट कर सकती है, जॉब ना करे घर में ट्यूशनिंग कर सकती है और कुछ ऐसे मतलब हेल्प आउट कर सकती है जिससे हम इस साइकिल को हम रोक सकते हैं पॉवर्टी के। और फिर जब वो पढ़ी लिखी होगी तो वो तमाम बच्चों और बच्चियों के लिए वो एक एजुकेशन की जो मुराद है, ये स्कूलिंग के लिए जो स्पेशली फीमेल की जो स्कूलिंग है उसके हवाले से अपना किरदार अदा कर सकती है। अगर उसकी कोई बेटी है, उसकी कोई बहन है, उसकी कोई रिलेटिव बच्ची है या बच्ची है तो वो उसको सपोर्ट कर सकती है कि वो स्कूल में जाए, पढ़े और ताकि वो भी जरिया बने कि इस पॉवर्टी के साइकिल को और इन एडवोकेट स्कूलिंग के निज़ाम को जो है वो क्या कर सके, ब्रेक कर सके और हमारा लिटरेसी रेट भी इम्प्रूव हो और हमारी एजुकेशन हेल्थ भी बेहतर हो, हमारा ह्यूमन कैपिटल भी में भी इजाफा हो। आ रही है समझ? यस सर। कोई क्वेश्चन है तो पूछें। ये सर आ रही है। अच्छा अगला उसमें नो सर देखें आगे। कंसिक्वेंसेस ऑफ जेंडर बायसेस इन हेल्थ एंड एजुकेशन। क्या क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं अगर जेंडर बायसेस हो हेल्थ और एजुकेशन के अंदर। सर आपकी आवाज डिस्टॉर्ट कर गई है, प्लीज रिपीट कर दें। consequences what are the consequences of gender biases। जेंडर बायसेस यही है कि बायसेस कहते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर फीमेल को प्रेफर कर रही है, मेल मेल को प्रेफर कर रहा है तो क्या हो रहा है कि एक बायसेस क्रिएट हो रही है। जिस तरह मिसाल के तौर पर आप कहीं इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं और आपका कोई जानने वाला वहां पर बैठा है तो वो अगर फीमेल बैठी है और फीमेल को वो पहले से जानती है, वो उसकी अपनी बायसेस पर्सनल बायसेस की बेसिस पर कि जी ये फीमेल है मैं इसको रख लेती हूँ। और अगर कोई मेल है और वो मेल की उस पर भी कि जी नहीं जी मुझे मेल ही रखना चाहिए और वो मेल रख लेता है, तो ये जेंडर बायसेस हैं। उससे क्या नुकसानात हो सकते हैं, इकोनॉमिक इंसेंटिव्स में कमी आ सकती है। ठीक है, अगर आप कोई ऐसे शख्स को यू आर हायरिंग सम पर्संस हु आर एलिजिबल फॉर दैट पोजीशंस और आप यू आर जस्ट हायरिंग बिकॉज ऑफ जेंडर बायसेस, तो व्हाट विल हैपन कि वो सर इकोनॉमिक। एक तो परफेक्ट कंपटीशन नहीं बनेगा सर, जब बंदा उस चीज का अहल ही नहीं है, 100% वो वर्क ही नहीं कर सकता और आप उसको वहां पे रख रहे हैं, तो लाजमी बात है परफेक्ट कंपटीशन नहीं बनेगा, आपको 100% आउटपुट नहीं मिलेगा, आपकी वो परफॉर्मेंस नहीं होगी। हाँ जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और इसके अलावा सर इसके अलावा ये होगा कि जो है एक तो इसके अलावा कॉन्फिडेंस में नहीं होगा सर काम करने का, सर ना मेल की फीमेल से अट्रैक्शन होगी, क्योंकि सर जी इकोनॉमिक में जब बात करते हैं तो जाहिर सी बात है हमें सोशल सिस्टम से भी जो है अट्रैक्शन है वो करनी पड़ती है। तो इसी तरह जो है अगर हम कोई प्रोडक्ट वगैरह कोई बनाते हैं या कोई परचेज आउट करते हैं तो उसको परचेज आउट करने के बाद हम उसको रीसेल नहीं कर सकते। हाँ ठीक है सर शाबाश। प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम नहीं आएगी क्योंकि अनएलिजिबल पर्सन जब होगा तो वो अपना काम उस तरीके से नहीं कर सकेगा जो मेरिट पे आता वो कर सकता। सर उसके अलावा पर्सनल बाइसेस के बेस पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होंगे, एक फेवरेटिज्म में एक बात चली जाएगी ऑब्वियसली, जिसके लिए आप पर्सनली बाइस्ड हो, एक इंसान को आप ज्यादा फेवर कर रहे हो, जिसकी एफर्ट है उसको जिसको अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए उसको नहीं मिलती, जिसको अप्रिसिएशन नहीं मिलना चाहिए उसको मिलता है, तो उसकी वजह से
दूसरे डिमोटिवेट होंगे और कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होंगे, मिसमैनेजमेंट की तरफ बात चली जाएगी। ठीक है, कल्चरल सेटिंग्स क्या हो सकती हैं? सर जैसे किसी एक, अगर सिंधी कल्चर देखा जाए वहाँ उसको पढ़ाई को इतना प्रेफर नहीं किया जाता हाँ लेडीज के एग्जैक्टली। लिए। और जैसे और पंजाबी कल्चर में देखा जाए, लाइक इन पंजाब लेडीज की एजुकेशन पे जरा ज्यादा तवज्जो दी जाती है। तो सर इस तरीके से जो कल्चरल डिफरेंसेस आ जाते हैं तो उसे हम कहते हैं कल्चरल सेटिंग। हाँ बिल्कुल ठीक है। देखिए ना, हमारे यहाँ अभी भी ऐसे बहुत सारे एरियाज और बहुत सारी ऐसी एक्सक्यूज मी सर, जी 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 बोले। कल्चर सेटिंग में हम ये कर सकते हैं कि जैसे सर आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, आ रही है। सर कल्चर सेटिंग में हम ये कह सकते हैं कि जैसे कि हम लोग की मतलब कल्चर ने सेट किया हुआ है कि डॉक्टर का प्रोफेशंस फीमेल्स के लिए अच्छा है, मतलब सूटेबल है, और इंजीनियरिंग नहीं है, और इस तरह करके जो हमने प्रोफेशंस डिवाइड किए हैं, तो वो भी कल्चर सेटिंग में आएगा या नहीं? क्योंकि हम ये चीज़ें भी हो सकती हैं, लेकिन हमें हमारा जो रेफरेंस है ना जेंडर गैप का है। जेंडर गैप का मतलब क्या है कि हमारे यहाँ कल्चरली क्या हो रहा है कि फीमेल्स की एजुकेशन को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही, बल्कि मेल्स की एजुकेशन को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है। या कहीं पर अगर फीमेल की एजुकेशन को ज़्यादा अहमियत दी जा रही है और मेल्स की एजुकेशन को नहीं, उसको काम पर लगा। जिस तरह मैं आपको मिसाल दूं कि हमारे खानेवाल के अंदर वहाँ पर जो मेल है ना, जो बॉयज़ है, उनकी एजुकेशन को सिटी के अंदर वो इतनी ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दी जाती। वो जस्ट मैट्रिक करते हैं और उनको कारोबार पे लगा दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पर फीमेल की एजुकेशन, स्कैटर्ड एरिया, रूरल एरियाज की मैं बात करता हूँ, वहाँ पर ऐसा कोई कल्चर ही नहीं है कि बच्ची को 5वीं के बाद अव्वल तो 5 तक भेजते हैं या फिर मैक्स भेजते ही नहीं है। या अगर ज़्यादा से ज़्यादा भी कोई ज़्यादा एडवांस फैमिलीज हों, वो मैट्रिक करा के फिर कहते हैं कि बच्चे को बस अब इसकी शादी की तैयारी करें। तो जो वो कहता है कि जहाँ पर ये जेंडर गैप आएगा ना, तो वो उससे मुख्तलिफ कंसिक्वेंसेज निकल सकते हैं, हार्मफुल रिजल्ट निकल सकते हैं। ठीक है, उसकी क्योंकि अब मिसाल के तौर पर मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं। एक बच्ची है, उसको नहीं पढ़ाया गया, उसकी शादी हो जाती है, खुदा ना खास्ता उसका हस्बैंड उसको छोड़ जाता है या वो फौत हो जाता है। तो अब मुझे बताएं, उसके 2-3 बच्चे अगर हैं तो वो कैसे उसको उसको उसके साथ सर्वाइव करेगी। तो अब क्या है कि अगर उसके पास अच्छी एजुकेशन दी हुई भी होती और हेल्थ होती, तो वो कुछ ना कुछ काम करके अपने उस पॉवर्टी साइकिल को भी तोड़ सकती थी और उन बच्चों को भी वो उसको अच्छी तालीम के लिए जो है वो अपना एक रोल अदा कर सकती। ठीक है। अच्छा, जब जेंडर गैप और कल्चरल सेटिंग्स इस किस्म की हों, तो वो कहता है इंक्रीज इन फैमिली इनकम डज नॉट ऑलवेज लीड टू बेटर हेल्थ एंड एजुकेशन। कि जरूरी नहीं कि आपके पास अगर फैमिली की इनकम में इजाफा भी हो रहा है तो आपकी हेल्थ और एजुकेशन भी बेहतर हो रही है। उसकी वजह वही कल्चरल सेटिंग है, जेंडर गैप्स है। ठीक है। आप एक तरफ तो इनकम बढ़ भी रही है, लेकिन आप एजुकेशन और हेल्थ की तरफ उसमें तवज्जो नहीं दे रहे। जिस तरह कराची में अगर आप चले जाए ना, वहां पर बहुत सारी ऐसी कौमें हैं, नाम नहीं लूंगा, तो उनके पास बेशुमार पैसा है, लेकिन अगर आप उनका कोई रहन सहन देखेंगे ना एजुकेशन के लिहाज से या सेल्स के बाद, वो बिल्कुल अपने ऊपर पैसे नहीं लगाते हैं। ठीक है, गंदे मंदे कपड़े पहनने हैं और जो है वो प्रॉपर डॉक्टर के पास चेक, हेल्थ केयर में नहीं जाना, दवाइयाँ ले लेनी है, किसी हकीम से दवाई ले ली है, बस पैसे को जोड़ने की कोशिश करते हैं। यही उनकी जिंदगी का एक मकसद है। तो ये याद रखें कि ये बहुत बड़ी बैड लक है कि आपके पास पैसा भी है, लेकिन आपको सेंस नहीं है कि आपने ह्यूमन कैपिटल के अंदर कैसे उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है। जैसे कि हम पिछली स्लाइड्स में हम पढ़ चुके हैं कि अगर हम उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या होगा कि हमें रिटर्न मिलेगा। ठीक है, रिटर्न कैसे मिलेगा? फ्यूचर हाई इनकम की सूरत में मिलेगा। अगर आप अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, बच्ची को अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, कल को वो किसी अच्छी जगह पर जॉब पर आती है, तो आप ये देखेंगे लाइफ टाइम उसके पास एक अच्छी इनकम होगी, जिससे वो अपनी फैमिली की गाड़ी को एक बेहतर तौर पर सपोर्ट कर सकती है और फाइनेंशियली जो है वो एक फैमिली को और ज्यादा मजबूत बना सकती है मिलकर। हाँ जी, यहाँ तक समझ नहीं आई तो किससे पूछें। आगे सर समझ। अच्छा, सोशल वर्सेस प्राइवेट रिटर्न्स ऑफ एजुकेशन क्या हो सकता है? जी सलवा। सर सर वो कह रहे हैं कि प्राइवेट और सोशल रिटर्न्स के दरमियान जो डिफरेंस है सर, सोशली जो हमें सर जो हमें इन्वायरमेंट से मिलता है और प्राइवेट जो हमें शायद स्कूल से मिलता है।
मुझे यही समझ आया। देखो, सोशल रिटर्न से मुराद क्या है कि यू आर सर्व फॉर द सोसाइटी। ठीक है, आप पढ़े लिखे हो, जैसे मैंने आपको बताया था, एक डायरेक्ट बेनिफिट क्या हो रहा है कि आपको एजुकेशन मिल रही है, और इनडायरेक्ट क्या है कि यू आर सर्विंग फॉर द सोसाइटी। हर चीज जो है ना पैसे के हवाले से नहीं। प्राइवेट रिटर्न क्या होता है कि यू आर अर्निंग मनी एंड यू आर मेकिंग योर लाइफ मोर बेटर। तो सोशल वर्सेस प्राइवेट रिटर्न क्या है कि अगर जो उसने कंपेयर किया है कि लोअर डेवलपमेंट कंट्रीज और मिडिल डेवलपमेंट कंट्रीज के हवाले से, social and private returns of education are higher in lower development than